48% डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ होता है, जो अमेरिका और चीन का मिला के उससे ज्यादा है। और वो कैसे होता है ये भी देखिए। आपको याद हो फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे तो जयपुर में मोदी जी के साथ किनारे पे, सड़क के किनारे चाय की दुकान पे पेमेंट एमेन्युअल मैक्रोन ने यूपीआई से किया था। जब जापान के प्रधानमंत्री आए थे तो दिल्ली की खान मार्केट में मोदी जी के साथ गए थे और उन्होंने भी पेमेंट किया। जापान चौंक गया जो टेक्नोलॉजी मोबाइल हम मॉडल को अडॉप्ट करना चाहेंगे। आप सोचिए भारत के भारतीयों की क्षमता और बुद्धिमत्ता की जो डेप्थ है वो प्रधानमंत्री जी ने समझी, वो हमारी सरकार ने समझी। ये लोग हमेशा उसको अंडर एस्टिमेट करते रहे। वही लोग जो हर नए परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं, जिनको लगता है ऐसे ही चलने दो, ऐसे ही चलना ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं हो पाएगा, जो चल रहा था वही ठीक है। आज देखिए नोटबंदी हुई थी, उस समय भारत की 60% इकोनॉमी इनफॉर्मल थी। आज स्थिति क्या है कि वो 18 से 20% इनफॉर्मल है, यानी सब कुछ फॉर्मलाइज हो गया है। तो अंतर क्या है कि ये लोग अंतर कैसे स्टेटस को रखने वाले हैं। ये कहते हैं जो चल रहा है चलने, उसको चेंज ना करो। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। हमारी सरकार आई तो मोदी जी ने क्या किया, नए नियम तो बहुत सरकारें बनाती हैं, उन्होंने 1500 पुराने नियम खत्म कर दिए। कहा इसकी जरूरत ही नहीं है। जिसमें शायद आप लोगों ने सुना होगा, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, कि मद्रास प्रेसिडेंसी के जमाने से वो गवर्नर को कुछ कॉफी बनाने वाले की भी एक पोस्ट थी, जो करीब 50 साल बाद तक तमिलनाडु की सरकार में चलती रही। एक घटना मुझे खुद अमित शाह जी ने बताई थी कि जब वो गुजरात के गृह मंत्री बने तो 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय पाकिस्तान क्या करता था, कुछ गुब्बारे छोड़ता था उधर और गुब्बारों के द्वारा कुछ पैम्फलेट गिराता था भारत सेना के, मतलब 50 सामग्री कंफ्यूज करने के लिए। तो पुलिस की ड्यूटी लगाई जाती थी, तो वो रिपोर्ट देती थी कि भाई वहां को गुब्बारा तो नहीं पकड़ा गया। अब आप समझिए सन 2003 या 4 की बात है। उन्होंने कहा तब तक भी पुलिस की रोज रिपोर्ट आती थी, कुछ सिपाहियों को ड्यूटी भी लगी थी और वो गुब्बारा दिखाई थी, कोई गुब्बारा नहीं आया। आप सोचिए जो लोग इस कदर स्टेटस को थे कि जो चलता है वो चलने दो, वही परिवर्तन के विरुद्ध खड़े हैं और देश परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो चले या न चले, देश ने आगे चलने का निर्णय लिया। ये वो लोग हैं जो देश की एकता के हर सूत्र को रोकना चाहते हैं। याद करिए जीएसटी का विरोध किया, ये वन पावर ग्रिड जो हमारा पावर का आता है, इवन इस ढंग का पावर ग्रिड तो चाइना के पास नहीं, हम एक ग्रिड से पूरे देश को सप्लाई कर रहे हैं। ये उस चीज का भी विरोध करते थे। और इन लोगों के लिए तो टुकड़े टुकड़े में बचा हुआ देश ज्यादा अच्छा लगता है। याद करिए ये क्या करते हैं, हिंदी और तमिल को लड़ाओ, हम क्या करते हैं काशी तमिल संघर्ष करते हैं। और वैसे यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान आए होंगे, भांगी राजी हैं लोग, पर मैं बताना चाहता हूँ कि तमिल संस्कृति का सबसे सम्मानित ग्रंथ तिरुकुरल माना जाता है। तिरुकुरल में 3 अध्याय हैं, 3 पार्ट्स और 1330 उसके छंद या श्लोक जैसे कह सकते हैं। और वो जो 3 पार्ट है ना, उनके नाम जानते क्या है, अरम, वरुण और काम। जानते क्या है, धर्म, अर्थ, काम। और एग्जैक्ट उसी सीक्वेंस में जो हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है, यानी जो सीधे एकता दिख रही है उसमें विभाजकता दिखाने का प्रयास करना। ये कहते हैं तमिल हिंदी में लड़ो, मराठी उत्तर भारतीय में लड़ो। देखा था तेलंगाना के लोगों ने कैसा बोला था, तेलंगाना के मिनिस्टर ने बिहार वालों के लिए, तमिलनाडु के मंत्री ने यूपी बिहार वालों के लिए क्या बोला था, उसमें लड़ो। फिर कर्नाटक के मंत्री ने क्या बोला था कि रेवेन्यू कलेक्शन साउथ से ज्यादा आता तो नॉर्थ को नहीं देना चाहिए। तो उससे पत्रकार ने पूछा कि आप अलग होने के, हाँ तो अलग होने की भी सोचेंगे, यानी उत्तर दक्षिण में लड़ जाओ। फिर क्या करो, अगले पिछड़े में लड़ो, फिर सामान्य दलित में लड़ो, खूब लड़ो आपस में। और ये लोग लड़ाई यहाँ तक नहीं रोकते, फिर कहते हैं भाई तुम घर में लड़ो, माँ बाप से लड़ो। हर बात के लिए कहो कि नहीं मेरा तो सेल्फ स्टीम ऐसा है, मेरे माँ बाप कौन होते मुझे समझाने वाले। यही समझाया जाता है ना, मेरा भी तो अपना ही सेल्फ स्टीम है, ईगो है। पर वही व्यवस्था आपको क्या बताती है जीवन में, बेटा जब नौकरी करते हैं ना तो देयर आर ओनली 2 लॉज, नंबर 1 बॉस इज ऑलवेज राइट एंड नंबर 2 जेपी के साथ मैंने जेल जाना, यानी बॉस अगर डांट रहा हो तो तुम मिलाते रहे, कोई किसी को मत लाना। जिससे कॉन्ट्रैक्ट मिलना है वो फटकार रहा हो तो भी तुम हिलाते रहना।
कोई वो नहीं, मगर घर पे आना तो कहना अरे बड़ा भाई बड़ी बहन तो छोड़ो, मेरे माँ बाप को उससे मेरे को समझाने वाला लड़ो, फिर भाई भाई लड़ो, फिर भाई बहन लड़ो, लड़ते रहो ऊपर से नीचे तक। ये वो लोग हैं जो इस देश को टुकड़े टुकड़े में देखना चाहते थे, और ये चाहते थे कि समाज भी टुकड़े टुकड़े में बटे। फिर एक या दो टुकड़ा लेकर कुछ कट्टरपंथी टुकड़े के साथ गठबंधन करके सत्ता के टुकड़े में कब्जा कर लिया जाए और कुछ समय तक सत्ता के उस टुकड़े का आनंद लिया जाए। परंतु अफसोस क्या हो रहा है, अब उनके ये अरमान बहते हुए नजर आ रहे हैं। देश एक होता दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो कुंभ में दिख रहा हो, चाहे राजनीतिक दृष्टि से दिख रहा हो, तो ये उनके लिए चुनौती है। तो यदि वन नेशन वन इलेक्शन की हम बात करते हैं, तो इसमें एक मैंने ये पॉइंट क्यों कहा, चुनाव के दौरान ही एक दूसरे के विरुद्ध फेमिनिस्ट पैदा करने का भी सबसे ज्यादा प्रयास किया जाता है, चाहे भाषा के नाम पे हो। अब आप देखिए तमिलनाडु की सरकार ने विरोध करना शुरू किया है, क्या इसमें कारण नहीं करने साथ तमिलनाडु में चुनाव है? वो कितने उसके लिए प्रतिबद्ध है और कितना वो राजनीति से प्रेरित है, ये बात समझ में आती है। उसी प्रकार वर्ग पे लड़ाना हो, जाति पे लड़ाना हो, भाषा पे लड़ाना हो, प्रांत पे लड़ाना हो, इस चीज की संभावनाएं भी कम होगी। मैंने चौथा पॉइंट कहा था कि सामाजिक समरसता की दृष्टि से वन इलेक्शन बहुत आवश्यक है। वन इलेक्शन होगा तो क्या होगा, संवैधानिक दृष्टि से सुगमता होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से दक्षता होगी, 1% से अधिक का हमारा जीडीपी में बचत होगा, 1% से अधिक इन्फ्लेशन यानी महंगाई में हमारी बचत होगी। इसके साथ जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है वो भी थोड़ी कम होगी। विपक्ष के मुख्यमंत्री के साथ भी आप मिलकर काम करेंगे, क्योंकि जाकर वहां प्रचार नहीं करना है एक दूसरे के खिलाफ हर 2 महीने के बाद जाके। और समाज के अंदर भी जो लोग लड़ाने भिड़ाने का काम करते हैं उनको भी, जिसे मैं ये कहूं कि चुनाव के समय थोड़ा सरचार्ज एटमॉस्फेयर होता है ना, ऐसा थोड़ी कहना चुनाव गलत है, पर सरचार्ज एटमॉस्फेयर होता है, उसमें जरा सा भी आग लगाना बहुत आसान होता है, वो भी संभावना कम रहेगी। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि इस रूप में समझिए कि ये वन नेशन वन इलेक्शन हमें क्या संदेश देता है कि जाति प्रांत और वर्ग भेद भ्रम को दूर भगाता है, सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाए। और मैं अंत में कहूंगा कि जितना भी विरोध करना है वो लोग विरोध कर लें, जितना भी उन लोगों को विश्वमन करना है विश्वमन कर लें। पर हमारे प्रधानमंत्री जी तो आपके इस काशी क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, तो वो भगवान शंकर के उस स्वरूप से प्रेरणा लेते हैं कि मैं मुझसे अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विश्वान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। और यदि कोई भयभीत करना चाहे तो उन्होंने कहा मैं कल्याण भी करता हूं, दीन दुखी हूं पर मानव के मन में रहता हूं, सन्यासी हूं पर वैभव से दुनिया की झोली भरता हूं, शूल भरे कंटक पथ पर जीवन भर अभियान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। और आगे जरूरत पड़ी तो प्रलयंकर हूं महाकाल मन पापों का अवसान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण। और अंत में ये भी ऐड कर देना चाहता हूं कि वही लोग हैं जो इस एक देश को नहीं तो इस देश की संस्कृति को समाप्त कर देना चाहते हैं, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी रेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। 1 मिनट का समय लेते हुए आपको पूरा सीक्वेंस बता देना चाहता हूं। आपको ध्यान हो पिछले 7-8 सालों से अमेरिका में एक रिपोर्ट निकलती थी, रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स, जो लगातार भारत के खिलाफ थी। अब जब से अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ है तो ये समाज में आया है कि उसको जो पैसा जाता था उसमें जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से भी पैसा जाता था, और उसकी चीफ कोई लेफ्टिस्ट इंडियन ओरिजिन की लेडी थी। अब आइए उसके बाद एक हेनरी लुइस फाउंडेशन है, HENRY फाउंडेशन, उसने 4 मार्च 2020 को एक मीटिंग करके प्रस्ताव पारित किया कि हिंदू मेजॉरिटेरिज्म को कैसे कंट्रोल करना है, और बाकायदा उसमें आया कि इसके लिए कास्ट का इशू उठाना है।
हेनरी लुइस फाउंडेशन और एक फ्रेंच इंडोलॉजिस्ट है क्रिस्टोफर शेफर्ड, दोनों ने अपनी रिपोर्ट 2020 में दी और 4 मार्च 2020 से पहले इन लोगों को कोई स्टेटमेंट दिखा दीजिए। फिर आगे बढ़े 2021 दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में कॉन्फ्रेंस हुई, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी हिंदुत्व को वैश्विक स्तर पर ध्वस्त करना। अब आइए उसके बाद 2022 पहली कॉन्फ्रेंस हुई तमिलनाडु में, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश। उसके बाद आइए 2023 में जो हुआ वो एक कदम आगे बढ़ गए। अब उन्होंने कहा ये तो बैक्टीरिया है, ये तो वायरस है, ये तो HIV है। उसके बाद 2024 आई है तो धर्म ग्रंथों को फाड़ना, रामचरितमानस को फाड़ना, तो बिहार के एक मंत्री साइनाइड बोलने लगे। वो कहने लगे कि साहब हिंदू धर्म ग्रंथ तो साइनाइड है, और खुद पता है 9वीं 10वीं पास है, पता नहीं कब पढ़ लिए, कितना ज्ञान प्राप्त कर लिए कि सबकी समीक्षा कर लिए, परीक्षा दिए बगैर समीक्षा करके ज्ञान देने लगे। आप ये समझिए, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं ये लंबा षड्यंत्र है जो बहुत दूर से भारत की उस उभरती शक्ति को रोकना चाहता है, जो कोई दुनिया में नहीं चाहता कि भारत अब उस ढंग से उभरे। हमें अपनी शक्ति के बारे में कंफ्यूजन है, मगर दुनिया के दूसरे देशों को कंफ्यूजन नहीं है। हम हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति भूले हुए हैं, और जो जो वो शक्ति जागृत होने लगती है तो तमाम आसुरी शक्तियों को लगता है शक्ति जागृत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति जग गई तो मतलब तो कुछ न बचेंगे, कहते सोते रहो सोते रहो सोते रहो। इसीलिए जो लोग कहते हैं ना कि भाई हिंदू जागा, वो जानते हैं कैसे जागा, अभी तक तो भाग ही रहा था। सुभाष चंद्र बोस जी गए थे तो काबुल में एक मल्होत्रा जी की दुकान में जाके रहे थे, उसके बाद आज मल्होत्रा जी बचे काबुल में। 1947 तक 1/3 आबादी थी काबुल में हिंदू और सिखों की, वही ना अडानी से पार्टनरशिप अफगानिस्तान से भागा। आप याद करिए, जो लोग बुजुर्ग हैं उन्हें याद होगा, हम लोग बचपन में खूब गाना सुना, मोरे पिया गए रंगून किया है, वहां से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। अरे रंगून में 1 तिहाई हमारे बिजनेस पे 80% कब्जा था, वहां से भागा। फिर ढाका, रावलपिंडी, पेशावर से भागा, फिर इधर ढाका चटगांव से भागा, फिर कश्मीर से भागा। भागता हुआ अच्छा लगता था, जागता हुआ अच्छा नहीं लग रहा है। वही शक्तियां आकर आज हमें रोकने का प्रयास कर रही है, परंतु मैं यह कह के बात समाप्त करना चाहता हूं कि हम तो वो हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रसिद्ध कविता है, उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी है, आप सबने सुना होगा, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो कोई कितना भी कर ले, मोदी जी दृढ़ता के साथ खड़े हैं, वो समाप्त होने वाला नहीं है। उसी कविता की एक पंक्ति है, मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया ऊपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात, जिसको क्षण भरी छूकर। तब भय से व्याकुल दुनिया ने आरंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। और लास्ट में जो युवा पीढ़ी बैठी है उसके लिए मैं एक बात और बोल देना चाहता हूं, कोई कंफ्यूजन मत रखना, इंडिया का वक्त आ गया है। जैसे हर आदमी की जिंदगी में एक दौर आता है अच्छा और बुरा, वैसे ही हर सभ्यता के लिए भी एक दौर आता है। एक दौर में हम दुनिया के पावर सेंटर थे, इंटेलेक्चुअल पावर सेंटर, मिलिट्री पावर सेंटर, इकोनॉमिक पावर सेंटर। आज से 2500 साल पहले हमारा पतन शुरू हुआ। जब पतन होना शुरू हुआ उसके बाद दुनिया का पावर सेंटर कहां बना? किंग डैरियस ऑफ पर्शिया, यानी आज का ईरान। जब ईरान का पर्शियन एम्पायर डाउनफॉल हुआ तो मेसोपोटामियन एम्पायर यानी आज का इराक, जब मेसोपोटामियन एम्पायर डाउनफॉल हुआ तो टर्किश एम्पायर यानी आज का टर्की, उसके बाद रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर की कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल थी जो आज टर्की का इस्तांबुल है, उसके बाद आज का रोम, आज का इटली। जब उनका डाउनफॉल हुआ तो पुर्तगाल स्पेन का जमाना, पुर्तगाल स्पेन का डाउनफॉल हुआ तो ब्रिटेन और फ्रांस का जमाना, ब्रिटिश एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो अमेरिका का जमाना। अमेरिका में आज सबसे अधिक प्रॉस्परस कौन? वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स बेल्ट। अब आइए पिछले 60-70 साल में जापान का जमाना, फिर आइए पिछले 50-60 साल में टाइनी टाइगर्स ऑफ एशिया पैसिफिक, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाओ। अब आइए पिछले 25 साल में चाइना। तो व्हाट नेक्स्ट? कॉन्फिडेंस रहिए, अब इंडिया तो हो गया, मगर इंडिया में वो लीड कौन करेगा? 1 जनवरी 1901 को इस देश में किसकी सरकार थी? पूरे देश में अंग्रेज की सरकार। 1 जनवरी 1951 को इस पूरे देश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार। और 1 जनवरी 2001 को जब 21वीं सदी की पहली किरण पड़ी थी देश में किसकी सरकार? अटल जी के नेतृत्व में भाजपा की। और 1 जनवरी 2025 को जब 25 साल पूरा होने के बाद सरकार बनी, मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की।